1.4 अरब लोगों के एक लाइव डेटाबेस को बिना सर्वर क्रैश किए अपडेट करने के बारे में जरा सोचिए। मतलब ये किसी सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनी की कोई पिच नहीं है। हाँ बिल्कुल, और इतनी बड़ी आबादी का डेटा एक साथ हैंडल करना कोई मजाक भी तो नहीं है। राइट। ये असल में भारत की 2027 की जनगणना की सच्चाई है। मतलब जब भी हम गिनती की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस 1 2 3 4 जैसी सीधी सी तस्वीर बनती है। हाँ, वो पुराने स्कूल वाले बड़े बड़े रजिस्टर और कागजों के बंडल याद आते हैं तुरंत। एग्जैक्टली। लेकिन जब आपको दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को गिनना हो, तो ये साधारण सी गणित ना दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती बन जाती है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विशाल डेटा संग्रह अभियान के हर पेज को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक हेड काउंट नहीं है। हाँ, हम समझेंगे कि कैसे कागजों के बंडलों से निकलकर ये पूरी प्रक्रिया अब सीधे हमारे स्मार्टफोन तक आ गई है, और कैसे ये देश के भविष्य की नीतियां तय करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है ना, वो इसका पैमाना है। मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक रस्म नहीं है। हाँ, मतलब एक तरह का आईना है ये। सही कहा। जनगणना एक ऐसा आईना है जो राष्ट्र को उसकी सबसे विस्तृत और बिना फिल्टर वाली तस्वीर दिखाता है। और हमारे स्रोतों पर नजर डालें तो इस बार ये तस्वीर तकनीक के एक बिल्कुल नए लेंस से ली जा रही है। लेकिन इस नए लेंस के बारे में बात करने से पहले ना, मुझे लगता है उस हाथी पर बात करते हैं जो कमरे में मौजूद है, यानी समय। हाँ, वो डिले वाली बात। राइट। भारत में 1881 से हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना होती आई है। 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी, तो नियम के हिसाब से अगली 2021 में होनी चाहिए थी, जो कि ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से टल गई। हाँ, कोविड ने इसे रोक दिया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक संशय है, मतलब 2021 से सीधा 2027, क्या इस 6 साल के इतने बड़े अंतराल को सिर्फ एक देरी कहना सही है, या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा था? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सतह पर देखने पर यह बस महामारी के कारण आई एक अड़चन लगती है, लेकिन अगर हम प्रशासनिक और तकनीकी नजरिए से देखें ना, तो ये 6 साल का गैप असल में एक बहुत बड़ा बफर पीरियड साबित हुआ है। बफर पीरियड मतलब तैयारी के लिए समय मिल गया। एग्जैक्टली। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जो दशकों से लाखों कागजी रजिस्टरों और फाइलों पर चल रही थी, उसे पूरी तरह से डिजिटल रूप में ढालने के लिए रातों रात कोई जादुई छड़ी तो नहीं घुमाई जा सकती ना। हाँ, वो तो है। इतने बड़े देश में रातों रात सिस्टम नहीं बदल सकता। तो इस अंतराल ने पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर को फिर से डिजाइन करने का समय दिया। मैं इसे ना एक राष्ट्रीय अलार्म घड़ी की तरह सोच रही थी, जो हर 10 साल में बजती है। लेकिन इस बार महामारी के कारण किसी ने स्नूज बटन दबा दिया। बहुत सही एनालॉजी है। और उस स्नूज टाइम में अलार्म घड़ी को ही स्मार्ट वॉच में बदल दिया गया। हाँ, बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये 2021 में होती, तो शायद हम उस पुराने ढर्रे पर ही चल रहे होते, कागजों वाले। काफी हद तक, हाँ। ये अतिरिक्त समय एक तरह से डिजिटल मेटामॉर्फोसिस या काया पलट के लिए एक जरूरी कोकून बन गया। वाओ। और अगर हम एक ऐतिहासिक नजरिए से देखें, तो ये स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना है। 1872 में जब लॉर्ड मेयो के समय पहली बार ये कवायद शुरू हुई थी ना, तो ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य बस कर वसूली और नियंत्रण था। राइट। उन लोगों को तो बस रेवेन्यू से मतलब था। बिल्कुल। लेकिन 2027 की इस जनगणना का पूरा ढांचा जन कल्याण, संसाधन आवंटन और डिजिटल संप्रभुता पर टिका हुआ है। ये नियंत्रण से कल्याण तक का सफर वाकई दिलचस्प है, और इसी से वो शब्द उभर कर आता है जो इस जनगणना की सबसे बड़ी यूएसपी है। मेरा मतलब है सेल्फ एन्यूमरेशन। हाँ, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। स्रोत बताते हैं कि ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और टैबलेट का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका सबसे क्रांतिकारी हिस्सा ये है कि अब कोई भी नागरिक खुद ऑनलाइन अपना और अपने परिवार का डेटा भर सकेगा। और वो भी 16 अलग-अलग भाषाओं में। एग्जैक्टली। 16 भाषाओं में इसे तैयार किया गया है, और इसमें कुल 33 सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रश्न होंगे। देखिए, सेल्फ एन्यूमरेशन ना सिर्फ एक तकनीकी फीचर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। मैं समझाता हूँ कैसे। अब तक नागरिक केवल सवालों के जवाब देते थे, और जो सेंसस वर्कर लिखता था वही अंतिम माना जाता था। हाँ, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक या गलत जानकारी दर्ज हो जाती थी। राइट। लेकिन अब नियंत्रण उस व्यक्ति के हाथ में है जिसका वो डेटा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो समय कागजी डेटा को कंप्यूटर में फीड करने और डिजिटाइज करने में लगता था ना, जिसमें कई बार सालों लग जाते थे, वो समय अब लगभग शून्य हो जाएगा।
लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या दिख रही है। मतलब भारत में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही वे तकनीकी रूप से इतने साक्षर हैं कि एक जटिल फॉर्म खुद बैठकर भर सकें। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। तो क्या हम इस सेल्फ एन्यूमरेशन के चक्कर में एक बहुत बड़े वर्ग को सिस्टम से बाहर नहीं कर देंगे? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। सेल्फ एन्यूमरेशन कोई अनिवार्य नियम नहीं है, ये बस एक विकल्प है। अच्छा, मतलब मैंडेटरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो लोग तकनीकी रूप से सक्षम हैं, वे खुद फॉर्म भर सकते हैं, जिससे सिस्टम पर से थोड़ा लोड कम होगा। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए पुरानी व्यवस्था का डिजिटल संस्करण काम करेगा। ओके, तो घर घर जाने वाला सिस्टम चालू रहेगा? हाँ, जिन्हें पहले एन्यूमरेटर कहा जाता था, वे सेंसस वर्कर अब कागजों की जगह टैबलेट या स्मार्टफोन लेकर घर घर जाएंगे और उन लोगों का डेटा डिजिटल रूप से दर्ज करेंगे। तो ये पूरी तरह से एक हाइब्रिड मॉडल है। मेक सेंस। तो मान लिया कि एक्सेस की समस्या इस हाइब्रिड मॉडल से सुलझ जाएगी, लेकिन डेटा की शुद्धता का क्या? अगर लोग खुद अपना डेटा भर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति मनगढ़ंत जानकारी दे सकता है? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है कि कोई गलत उम्र या आमदनी ना बता दे। राइट। सिस्टम ये कैसे तय करेगा कि एक व्यक्ति जो जानकारी दे रहा है वो असल में सही है? इस चुनौती से निपटने के लिए ही ना प्रणाली में कई स्तरों पर सत्यापन और जवाबदेही को बुना गया है। सबसे पहली बात, ये कोई सोशल मीडिया का प्रोफाइल नहीं है जहां आप कुछ भी लिख दें और चल जाए। हाँ, ये एक सरकारी दस्तावेज है। एग्जैक्टली, ये एक वैधानिक घोषणा है। डेटा संग्रहण के दौरान गलत जानकारी देने पर सेंसस एक्ट 1948 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ओह, मतलब जेल या जुर्माना हो सकता है? बिल्कुल। इसके अलावा बैकएंड पर डेटा को अन्य सरकारी डेटाबेस या ओटीपी आधारित प्रणालियों के साथ क्रॉस रेफरेंस करने की तकनीकी क्षमताएं भी मौजूद हैं, जिससे फर्जी एंट्री को रोका जा सके। अच्छा, तो सिस्टम अंदर से स्मार्ट है, ये आश्वस्त करने वाला है, तो ऐप काम करेगा, ये हम समझ गए। लेकिन जमीन पर इस विशाल प्रक्रिया को लागू कैसे किया जाता है? क्योंकि 1.25 अरब से ज्यादा लोगों को एक ही दिन या एक ही हफ्ते में गिन लेना तो किसी भी सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। इसी वजह से इस पूरी प्रक्रिया को एक झटके में नहीं, बल्कि एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 2 मुख्य चरणों में अंजाम दिया जाता है। 2 चरण? हाँ, स्रोत स्पष्ट करते हैं कि पहला चरण मकान सूचीकरण या हाउस लिस्टिंग कहलाता है, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, और इसके लगभग 1 साल बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का दूसरा चरण शुरू होगा। 1 मिनट, हाउस लिस्टिंग 1 साल पहले? इसका क्या मतलब है? मतलब क्या हम लोगों से पहले दीवारों को गिन रहे हैं? तकनीकी रूप से कहें तो हाँ, हम दीवारों को ही गिन रहे हैं। सीरियसली? बिल्कुल। सोचिए, अगर आपको ये नहीं पता कि देश में दरवाजे कितने हैं, तो आप उन दरवाजों के पीछे रहने वाले लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? हाउस लिस्टिंग एक तरह से पूरे देश की एक विस्तृत डिजिटल मैपिंग है। अच्छा, अब समझी। इसमें हर इमारत, मकान, झोपड़ी और ढांचे की पहचान की जाती है। जब यह नक्शा तैयार हो जाता है ना, तब सेंसस वर्कर के लिए दूसरे चरण में हर एक व्यक्ति तक पहुंचना मुमकिन हो पाता है। ये तो एक बहुत ही शानदार लॉजिस्टिक रणनीति है। और जब हम दूसरे चरण यानी लोगों को गिनने की बात करते हैं, तो यहाँ 2 बहुत भारी भरकम शब्द सामने आते हैं, डी फैक्टो और डीज्योर। हाँ, ये सेंसस के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो भारत में डीज्योर विधि का इस्तेमाल होता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए ना मैं एक एनालॉजी शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। तो मान लीजिए डी फैक्टो विधि जो है ना, वो म्यूजिकल चेयर के खेल की तरह है। संगीत रुका और कोई व्यक्ति जिस भी शहर या जगह पर उस वक्त मौजूद है, उसे वहीं का मानकर गिन लिया जाए, चाहे वो वहां सिर्फ घूमने गया हो या किसी काम से बस 1 दिन के लिए रुका हो। राइट, वो जहां खड़ा है वहीं गिना जाएगा। हाँ, वहीं दूसरी तरफ डीज्योर विधि ये पूछती है कि खेल खत्म होने के बाद असल में उस व्यक्ति की अपनी निर्धारित कुर्सी कहाँ है, मतलब उसका स्थायी पता क्या है। ये तुलना इसके अंतर को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। और मैं बताता हूं कि भारत जैसे देश में डीज्योर विधि अपनाना सिर्फ एक तकनीकी चुनाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी नीतिगत आवश्यकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रवासन। प्रवासन मतलब माइग्रेशन, राइट? लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में काम या पढ़ाई के लिए जाना। सही कहा। अगर हम म्यूजिकल चेयर वाली डी फैक्टो विधि अपनाते तो सोचिए क्या होता। मान लीजिए किसी शहर में कुंभ का मेला लगा है या कोई बड़ा त्योहार है, जहां लाखों लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं। हाँ, जनसंख्या का विस्फोट सा दिखेगा वहां। एग्जैक्टली। अगर उसी वक्त गिनती हो जाए तो उस शहर की जनसंख्या अचानक से बहुत ज्यादा दिखेगी,
और सरकार अगले 10 साल के लिए वहां पानी, बिजली और अस्पताल का बजट उसी कृत्रिम जनसंख्या के आधार पर बना देगी, जो कि सरासर गलत होगा। अब मुझे समझ में आया। मतलब डी जोर विधि के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करती है कि नीतियां उस आधार पर बने जहां लोग असल में रहते हैं और रोजमर्रा के संसाधनों का उपयोग करते हैं। सटीक कहा आपने। और इसी में एक और महत्वपूर्ण पैमाना जुड़ता है, जिसे यूजुअल रेजिडेंस कहते हैं। और ये क्या होता है? ये डी जोर से कैसे अलग है? स्रोत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर पिछले 6 महीने से रह रहा है या आने वाले समय में 6 महीने तक वहां रहने का इरादा रखता है, तो जनगणना के लिए उसे वहीं का यूजुअल रेजिडेंट मांग लिया जाता है। अच्छा, तो 6 महीने का रूल है। हाँ, ये नियम उन लोगों को सही तरीके से गिनने में मदद करता है जो स्थायी रूप से कहीं और के हैं लेकिन लंबे समय से किसी और शहर में काम कर रहे हैं। तो अब तक हमने इतिहास देख लिया, सेल्फ एन्यूमरेशन का डिजिटल पहलू समझ लिया और डी जोर विधि के पीछे का विज्ञान भी जान लिया। अब उस चीज पर आते हैं जो इस पूरी कवायद का दिल है, यानी वो डेटा जो इकट्ठा किया जा रहा है। हाँ, वो 33 सवाल। राइट। तो इस बार नया क्या है? 2027 की जनगणना में जो सबसे बड़ा संभावित बदलाव और चर्चा का केंद्र है ना, वो है जाति आधारित डेटा या कास्ट सेंसस। ओह, ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ। स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि इस बार पहली बार जाति आधारित विस्तृत डेटा को मुख्य जनगणना में शामिल किया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। मतलब अक्सर जाति आधारित डेटा को लेके समाज और राजनीति में कई तरह की बहसें होती रहती हैं, लेकिन अगर हम इसका विशुद्ध रूप से डेटा विज्ञान और नीति निर्माण के नजरिए से विश्लेषण करें, तो इस समावेश का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम सिर्फ डेटा के नजरिए से देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या की जनसांख्यिकीय तस्वीर को अधिक माइक्रो या सूक्ष्म स्तर पर समझना है। जब भी नीतियां बनती हैं तो सरकार को ये जानना होता है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का असली दायरा असल में कहां तक फैला हुआ है। राइट, ताकि रिसोर्सेज सही जगह पहुंच सकें। बिल्कुल। विशेषज्ञों के अनुसार ये डेटा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को अधिक लक्षित या टारगेटेड बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि इस जनगणना प्रक्रिया के साथ साथ NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा भी अपडेट किया जा सकता है। NPR, इसका सीधा संबंध हर उस व्यक्ति से है जो देश में रह रहा है। लेकिन जब इतना संवेदनशील डेटा जिसमें आपका निवास, आपका प्रोफाइल, सब कुछ शामिल है, वो किसी डिजिटल सर्वर पर जा रहा है, तो इसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। ये चिंता तो बिल्कुल लाजमी है और इसी के लिए सेंसस एक्ट 1948 एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस कानून के तहत जनगणना के दौरान इकट्ठा किया गया व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से गोपनीय होता है। पूरी तरह से? मतलब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता? कोई भी नहीं। यहाँ तक कि देश की कोई भी अदालत या पुलिस किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी इस डेटा की मांग नहीं कर सकती। वाओ, ये एक बहुत ही रोचक और कम जाना जाने वाला तथ्य है। मतलब अदालत भी नहीं। और ये भी दिलचस्प है ना कि उन 33 सवालों में आपकी शिक्षा, उम्र, लिंग और यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की जानकारी ली जाती है, लेकिन कोई आपसे आपका बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट नंबर नहीं पूछता। हाँ, क्योंकि जनगणना का काम टैक्स ऑडिट करना तो है नहीं। इसका काम है एक बड़े स्तर पर समाज के इंडिकेटर्स यानी संकेतों को समझना। ये वो संकेतक हैं जो देश का भविष्य तय करते हैं। तो चलिए ना इन संकेतों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, ये शब्द अखबारों में बहुत दिखते हैं, लेकिन इनका ग्राउंड पर असली प्रभाव क्या है? सबसे पहले लिंगानुपात को लेते हैं, जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बताता है। यह न सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह समाज में महिलाओं की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं की वास्तविकता को एकदम सामने लाता है। हाँ, ये तो एक सोसाइटी का मिरर है। राइट। अगर किसी राज्य का लिंगानुपात गिर रहा है तो इसका मतलब है वहां तत्काल महिला बाल विकास नीतियों की जरूरत है। इसी तरह जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, ये बताता है कि हमारे शहरों पर दबाव कितना है। अगर घनत्व बढ़ रहा है तो मतलब हमें नए सैटेलाइट शहर बसाने होंगे। और एक शब्द जो अक्सर तकनीकी चर्चाओं में आता है, निर्भरता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशियो, ये आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है? निर्भरता अनुपात शायद किसी भी देश के अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। मैं इसे आसान तरीके से समझाता हूँ। यह मूल रूप से कामकाजी जनसंख्या जो आमतौर पर 15 से 59 वर्ष के बीच होती है, और आश्रित जनसंख्या यानी 15 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, इनके बीच का अनुपात है। तो अगर ये अनुपात ज्यादा है तो इसका क्या असर होगा देश पर? बहुत सीधा और बड़ा असर होगा।
अगर आश्रितों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, तो सरकार को अपना अधिकांश बजट स्कूलों, पीडियाट्रिक अस्पतालों और वृद्धावस्था पेंशन पर खर्च करना होगा। और जो लोग काम कर रहे हैं उन पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली वहीं दूसरी तरफ अगर कामकाजी आबादी ज्यादा है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, तो सरकार का फोकस जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये एक आंकड़ा पूरे देश के बजट की दिशा मोड़ सकता है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब ये स्पष्ट करता है कि क्यों हर एक व्यक्ति की गिनती इतनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रशासन के स्तर पर इतने बड़े डेटा को संभालने की जिम्मेदारी असल में किसकी होती है? ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासनिक ढांचा है। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना संघ सूची या यूनियन लिस्ट का विषय है। इसका सीधा मतलब है कि नीतियां बनाने और दिशा निर्देश तय करने का काम सीधे केंद्र सरकार का है, विशेष रूप से गृह मंत्रालय का। लेकिन दिल्ली में बैठा गृह मंत्रालय देश के हर गांव के हर घर तक कैसे पहुंच सकता है? यहीं पर भारतीय प्रशासन की विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड ताकत काम आती है। योजना भले ही केंद्र बनाता है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने की पूरी कमान जिला प्रशासन के हाथ में होती है। अच्छा, मतलब डीएम और कलेक्टर्स के हाथ में? बिल्कुल, जिले के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ही वो धुरी हैं जो स्थानीय स्तर पर सेंसस वर्कर की नियुक्ति से लेकर डेटा कलेक्शन तक की पूरी निगरानी करते हैं। ये केंद्र के विजन और स्थानीय प्रशासन के एग्जीक्यूशन का एक बहुत ही परफेक्ट मिश्रण है। और इस पूरी मशीनरी का नेतृत्व करने के लिए इस बार मृत्युंजय कुमार नारायण जी को रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया है। लेकिन प्रशासन और नेतृत्व से इतर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगी ना, वो थी इस पूरी प्रक्रिया की ब्रांडिंग। हाँ, वो भी काफी यूनिक है इस बार। स्रोत बताते हैं कि ओडिशा के मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को इस जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये एक बहुत ही अपरागत चुनाव लगता है। मतलब आम तौर पर तो किसी बॉलीवुड स्टार या बड़े खिलाड़ी को चुना जाता है। आपको इसमें क्या खास लगा? देखिए, अगर आप इसे डेटा विजुअलाइजेशन के नजरिए से देखें ना, तो ये एक जीनियस मूव है। मतलब एक रेत कलाकार असल में क्या करता है, वो समंदर किनारे पड़ी करोड़ों अरबों रेत के बिखरे हुए कणों को समेटता है और उन्हें एक ऐसा आकार देता है जो एक स्पष्ट और सुंदर तस्वीर पेश करता है। वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार रूपक है ना? 140 करोड़ लोगों का जो व्यक्तिगत डेटा है, वे असल में वही रेत के छोटे छोटे बिखरे हुए कण हैं। जब वे अलग अलग होते हैं तो उनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता, लेकिन जब जनगणना नाम की ये कला उन करोड़ों डेटा पॉइंट्स को एक साथ लाती है, तो पूरे भारत की एक विशाल और स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। बहुत खूब कहा आपने। और शायद यही वजह है कि इस पूरी प्रक्रिया को एक मानवीय रूप देने के लिए एक शुभंकर या मैस्कॉट भी तय किया गया है, जिसका नाम है प्रगति और विकास। अच्छा, प्रगति महिलाओं के लिए और विकास पुरुषों के लिए, राइट? बिल्कुल। ये मैस्कॉट इस बात की निरंतर याद दिलाता है कि हम ये अरबों रुपए और लाखों लोगों का समय सिर्फ फाइलों में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। इन संख्याओं का अंतिम लक्ष्य तो समाज के हर तबके तक प्रगति और विकास को पहुंचाना ही है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि 1872 में कागजों, स्याही और रजिस्टरों से शुरू हुई ये यात्रा 2027 में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां ये 16 भाषाओं और 33 सवालों के साथ सीधे हमारे फोन की स्क्रीन पर है। हाँ, पूरी तरह से एक नया युग। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये सेल्फ एन्यूमरेशन डी-जोर विधि के स्मार्ट उपयोग और नए डेटा पॉइंट्स के जरिए भविष्य के भारत की नींव रखने की तैयारी है। मेरा भी यही मानना है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जनगणना भारत के इतिहास की सबसे पारदर्शी, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम जनसांख्यिकीय कवायद होने जा रही है। ये की बात है। अच्छा, वो क्या विचार है? सोचिए, चूंकि अब ये प्रक्रिया पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए पूरी तरह से डिजिटल हो गई है, हम एप्स और सेंट्रलाइज सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि 2027 की ये जनगणना भारत की आखिरी पारंपरिक 10 वर्षीय जनगणना हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प और दूरदर्शी सवाल है। मतलब अगर सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल और इंटीग्रेटेड हो ही चुका है, तो हमें डेटा अपडेट करने के लिए 10 साल का लंबा इंतजार क्यों करना चाहिए? बिल्कुल। क्या भविष्य में हम एक ऐसे रियल टाइम जनसांख्यिकीय डैशबोर्ड की ओर बढ़ सकते हैं? एक ऐसा सिस्टम जो हर साल या शायद हर महीने खुद ब खुद अपडेट होता रहे, जहां रियल टाइम ट्रैकिंग हो। हाँ, जहां देश के किसी कोने में कोई बच्चा पैदा हो,
कोई युवा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करे या कोई परिवार एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो और वो सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड अपने आप अपडेट हो जाए। मुझे लगता है 10 साल का ये लंबा अंतराल शायद भविष्य की तेज रफ्तार दुनिया के लिए बहुत धीमा साबित हो। एक निरंतर और लाइव चलने वाली डिजिटल जनगणना, अगर डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को चाक-चौबंद रखा जाए ना, तो ये जनसांख्यिकी विज्ञान और नीति निर्माण के क्षेत्र में अगली सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि जिस जनसांख्यिकी कैमरे से हम आज देश की तस्वीर खींच रहे हैं, क्या कल वो एक लाइव वीडियो फीड में बदल जाएगा? आप सब इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।